फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। देखिए, बिहार के जीके जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और लगभग यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस आज देखेंगे। जितने भी बिहार स्पेशल जीके परीक्षा में पूछा जाता है, जितने भी एग्ज़ाम में, वो सब यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बीपीएससी का एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका जो है फालतू नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ इम्पॉर्टेंट लगेगा। हम विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे हर एक क्वेश्चन को, तो मेरे साथ जुड़िए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप सिस्टमैटिक वे में आपको मेरी सारी वीडियोस मिल सकें और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। अभी मार्च में ही बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन लगाना आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने बिहार जीके स्पेशल में लेके आई हूँ, ताकि आपका कोई भी परीक्षा में प्रश्न छूटे नहीं। जहाँ तक हम प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करें, तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बिहार जीके से। तो आज हम बिहार का इतिहास देखेंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देख लें, आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका इतना सा काम मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, और इसी तरह मैं सिस्टमैटिक वे में आपकी तैयारी करवाऊंगी। व्याकरण भी हमने स्टार्ट किया है। व्याकरण के वर्णमाला को हमने कवर किया है, वर्तनी को हमने कवर किया है, विराम चिन्ह को हमने कवर किया है, अलंकार के लगभग 100 प्रश्न हमने किए हैं। वो सब आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हिंदी साहित्य के भी प्रश्नों को आप देख सकते हैं, वहाँ पे आदि काल, भक्ति काल हमने कवर कर लिया है और रीति काल पर भी हम प्रश्न करवा रहे हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर विजिट कीजिए। आपके लिए जो भी इम्पॉर्टेंट है आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। प्रश्नों का जो लेवल है वो आपको बिल्कुल परीक्षा वाला मिलेगा यहाँ पे। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी आप अपने लक्ष्य बना लीजिए, एक पूरे दिन में कम से कम 200-300 एमसीक्यू आप रोज़ लगाइए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। एक एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। लोगों का डेट ऑफ बर्थ से भी रुक जाता है बीपीएससी में, आपने देखा होगा। और आपने अगर आप उसमें शामिल हैं तो आप ये दर्द महसूस कर रहे होंगे। इसीलिए हम कोई भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, हम हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल करेंगे और एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं आज की कहानी क्या है। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हम देखते हैं 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था। देखिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था पूरे भारत में, तो बिहार में भी भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे हम पूरा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, ताकि ये सारी कहानी आपको अंदर की समझ में आए और चीज़ें आपको याद रहे। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे पूरे टॉपिक वाइज मैं आपको बिहार जी के यहाँ पे कवर करवाऊंगी, तो मेरे साथ अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। एक एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आपको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम देख लेते हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन है हजारीबाग। देखिए, हजारीबाग के जेल में जयशंकर प्रसाद को रखा गया था, लेकिन वो वहाँ से फरार हो जाते। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन इन्होंने जेल की दीवार फांद कर फरार हो गए थे। और अभी हम सब जानते हैं कि हजारीबाग जो है वर्तमान में झारखंड का हिस्सा हो चुका है 2000 के बाद से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो पानीपत में, अमृतसर में, दिल्ली में या पटना में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा पटना। देखिए, ये बिहार से संबंधित है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे पटना में हुआ था। और अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1966 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता गुरु तेज बहादुर 9वें गुरु थे। ध्यान रखेंगे, इनके पिता
तेज बहादुर थे और वो नवे गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में गुरु बने और 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को कई बार परीक्षाओं में आपने देखा होगा कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुई, तो 1916 में हुई। आप हर एक चीज़ को पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर सकते हैं या चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सिखों के अंतिम गुरु थे, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? देखिए यहाँ पे निम्न जितने भी घटनाओं के बारे में जिक्र किया जा रहा है, वहाँ पे सबसे लास्ट में कौन सी घटना हुई, हम इस पर बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, मेगास्थनीज का भारत में आगमन या अशोक की कलिंग विजय। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अशोक की कलिंग विजय, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक देखिए 2321 ईसा पूर्व ईस्वी में हुआ था। आपको पता होगा कि ईसा पूर्व में हम घटते क्रम में जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज नहीं होंगे। आई होप ये तो आपको पता ही होगा। मेगास्थनीज का भारत में आगमन 305 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक 277 ईसा पूर्व में हुआ था और अशोक का कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो सबसे अंतिम अगर देखा जाए तो अशोक का कलिंग विजय ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज़ाद दस्ता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज़ाद दस्ता, इसको देख लेते हैं। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ हम देख लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन जो है आज़ाद दस्ता के मतलब इसी के अंदर में आज़ाद दस्ता हुआ था जंगल में जाके। आप देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण ने, देखिए ये भी ध्यान रखेंगे कि ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि आज़ाद दस्ता जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जयप्रकाश नारायण यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया था, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। आज़ाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों के सरकार को बाधा पहुंचाना था। देखिए सरकार जो उस टाइम पे जो ब्रिटिश सरकार जो थी वो जो युद्ध कर रही थी उसमें सरकार के कार्यों में बाधा पहुंचाना ही इसका मेन उद्देश्य था। चलते हैं आगे। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा नहीं है जो आपको स्किप करने लायक हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीलभद्र, विजयसेन, जीवक या मनु, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवक, ठीक है, जीवक थे। हम देख लेते हैं। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। यह सलावती नामक गणिका का पुत्र था। अनेक बौद्ध धर्मों में इनके चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और आयुर्वेदाचार्य की उपाधि हासिल की। उन्होंने सम्राट बिंबिसार तथा उज्जैन नरेश प्रघोत का इलाज किया। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट कर सकते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता की बात की जा रही है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इब्न बख्तियार खिलजी। इब्न बख्तियार खिलजी के बारे में यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तुर्क सत्ता का संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी। याद कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप क्लास में ही याद करते हुए चलें। इब्न बख्तियार खिलजी किसका था? तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। देख लेते हैं इसको। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इब्न बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। उसने 12वीं-13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी और सैनिक अभियान किया। उस समय वहां पर सेन वंश शासक लक्ष्मण सेन था और पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी, बिहार शरीफ जो है अभी ओदंतपुरी कहते थे उसको पहले, वहाँ पे उनकी विजय हुई और 1198 ईस्वी में यह संपन्न हुआ। बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार की थी। ऐबक कौन थे? गुलाम वंश के। मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा। उसने अपनी राजधानी लखनौती को बनाया था। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे
क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? कौन हो जाएंगे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, या बीपी मंडल, या फिर इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे देख लेते हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, जो थे प्रथम भारतीय गवर्नर यहाँ पे हो जाएंगे। और प्रथम अगर सीएम की बात की जाए, मुख्यमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टे चैम्सफोर्ड प्रस्तावों के आधार पर बने भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित करवाया। 1920 में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया। ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ध्यान रखेंगे। बिहार का चोरा चोरी किस वर्ष हुआ? बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1798 ईस्वी में। यहाँ पे राइट ऑप्शन आप देख सकते हैं। बिहार का चौरी विद्रोह 1795 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ। इस विद्रोह का संबंध चुआड़ विद्रोह से था। वर्ष 1798-99 में दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था। ब्रिटिश सेना के द्वारा इसको कुचल दिया गया। हालांकि यह चला नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक इसको इन्होंने परेशान किया था ब्रिटिश सरकार को। इसके विद्रोह के वजह से दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में हुआ। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। आगे देख लेते हैं। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो या इसको आप ऐसे भी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बिहार का स्थापना दिवस कब है, या बिहार कब एक स्वतंत्र राज्य बना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया। ठीक है, तो बिहार जो बना था पहले तो उड़ीसा से अलग होके बना था। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि 1912 ईस्वी में ये हम मनाते हैं। 22 मार्च 1912 को ये बिहार अलग हुआ था उड़ीसा से। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके नया राज्य बना दिया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया और झारखंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको जो आंसर बताया 1912 में बिहार तो हुआ था, लेकिन वेस्ट बंगाल से। आप इसको यहाँ पे बी ऑप्शन सही कर लीजिए। 1936 में उड़ीसा से अलग होके हुआ था। ठीक है, मैंने बिहार स्थापना दिवस के रूप में बता दिया आपको। 1912 में बिहार स्थापना दिवस आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। तो यहाँ पे उड़ीसा से अगर हम बात करें कैसे अलग हुआ, किस ईस्वी में अलग हुआ, तो 1936 यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप ये एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो हम सभी जानते हैं किसे हुई थी, गौतम बुद्ध को हुई थी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। जन्म के 7वें दिन उनके माता की मृत्यु हो गई थी, अतः उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने उन्हें उनका पालन पोषण किया था। और जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम जो अनुयायी बनी थी वो गौतमी ही बनी थी, इनकी मौसी। इनका पालन पोषण इन्होंने किया
29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने गृह का त्याग कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 6 वर्ष तक घोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की? देखिए, अनुशीलन समिति यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, अनुशीलन समिति के बारे में पूछा जा रहा है। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी 1913 में पटना में। 3 चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली है। सचिंद्रनाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। कब की थी? 1913 में। और कहाँ की थी? तो पटना में। यहाँ पे देख लीजिए, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। इसकी प्रमुख गतिविधियों में जगह जगह पर शाखाओं के माध्यम से नव युवकों को एकत्र करना, उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना ताकि वे अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर सके। उनकी गुप्त योजनाओं बम बनाना, शस्त्र प्रशिक्षण देना और अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना था। ध्यान रखेंगे, पूरी चीज़ यहाँ पे आपको डिटेल में बता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो यहाँ पे देख लेते हैं। फूलन चंद तिवारी या राजेंद्र प्रसाद ने, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश ने, स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद ने। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। इन्होंने मिलकर बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी 1931 में। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। यह पार्टी आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट करता रहा। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। कहाँ हुई? ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, सासाराम में। सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखेंगे। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल द्वारा डिजाइन किया गया था। यह एक अष्टकोणी मकबरा है जो एक कृत्रिम झील के मध्य में निर्मित है। मुनेर सूफी संत सुरफुद्दीन हयहा मनेरी के नाम से जुड़ा हुआ है। महावीर स्वामी ने 527 ईसा पूर्व लगभग 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था। यहाँ पे देख लेते हैं, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमें अध्यक्ष के, यहाँ पे बौद्ध संगीति से क्वेश्चन आपका हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पिछली बार भी बीपीएससी में पूछा गया है ये, और कई बार पूछा गया है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाकश्यप जो थे वो बौद्ध संगीति के प्रथम अध्यक्ष थे। ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा, जो हमारा चार बौद्ध संगीति हुआ था और उसके कहाँ कहाँ हुआ था, उसके राजा कौन थे और अध्यक्ष कौन थे। इसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप देख लेंगे। अभी हम चलते इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखिए, ये पूरा आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है। आप चाहे तो मैं इसको छोटा कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बारे में देख लेते हैं।
प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप थे। बौद्ध धर्म के विकास के लिए कुल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। प्रथम जो किया गया था 483 में आपका राजगृह में किया गया था, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और इसके शासक कौन थे? अजातशत्रु। बिल्कुल अच्छे से इसको याद करना है, 2-3 बार अच्छे से इसको याद कीजिए। फिर दूसरा कब हुआ था? वैशाली में हुआ था 1383 में। 383 ईसा पूर्व में सबुकामी या साबक मीर भी इसको कहते हैं, इनके ये अध्यक्ष थे, और काला शोक यहाँ पे शासक का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें तो तीसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था वो 447 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, और मोगलीपुत्तिस्म ये जो थे अध्यक्ष थे, मोगलीपुत्तिस्म, और अशोक यहाँ पे हो जाएंगे। तीसरे बौद्ध संगीति का कई बार पूछा जाता है, तीसरे बौद्ध संगीति में अशोक थे राजा। और चौथी की अगर हम बात करें तो प्रथम ईस्वी में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था। ये कहाँ है आपका? कश्मीर में होता है कुंडल वन, और यहीं पे इसके अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र हैं, और अश्वघोष कौन थे? उपाध्यक्ष थे। ध्यान रखेंगे, वसुमित्र और अश्वघोष यहाँ पे कनिष्क के राज में हुआ था, तो कनिष्क यहाँ पे राजा हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1857 की क्रांति में भी आपने ये जो हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसमें भी आपने ये क्वेश्चन देखा होगा। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो कौन हो जाएंगे? राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने आने का यहाँ पे निमंत्रण दिया था। और क्या थी इसकी पूरी कहानी, हम देख लेते हैं। चंपारण के राजा राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की थी। लखनऊ अधिवेशन आए हुए थे गांधी जी अटेंड करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे वो लखनऊ में भेंट करते हैं उनसे, और उनसे चंपारण आने के लिए आग्रह करते हैं। क्यों आग्रह करते हैं? क्योंकि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग जो है वहीं पे किया था 1917 में, बिहार के चंपारण जिले में। यहाँ नील के खेती के लिए के काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय बागान मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे, और वहाँ पे 3/20 भाग जो है नील की खेती 1 बीघा ज़मीन जो होता है वो वहाँ पे आपको उगाना होता था, और उन्हें मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था। इसे हम 3 कठिया पद्धति कहते हैं, और इसी का अंत किया था गांधी जी ने। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह का के दौरान उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। और ये यहाँ पे नहीं नोट किया हुआ है, महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा था? तो गुरुदेव कहा था। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? तो बाकी 3 ऐसे थे जो संबंधित थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार इससे पूछ लिया जाता है ऑप्शन में कि कौन इनमें से संबंधित थे। तो JB कृपलानी जो थे वो इसी में सत्याग्रह में सम्मिलित थे। राजकुमार शुक्ल तो थे ही, यही बुला के लाए थे गांधी जी को, और राजेंद्र प्रसाद भी इसमें शामिल थे। कौन नहीं थे? रामकुमार लोहिया, राम मनोहर लोहिया यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये संबंधित नहीं थे। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। राम मनोहर लोहिया का संबंध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था, तथा उन्होंने आज़ादी के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। व्हील ऑफ हिस्ट्री, चौखंबा राज आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। किसकी? तो राम मोहन लोहिया की। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, महादेव देसाई, महजरुल हक ने भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही महात्मा गांधी चंपारण बिहार आए थे। इतनी बातें आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? देखिए कई बार आपको ये पूछा जाता है विद्रोह में किसने कहाँ से नेतृत्व किया था, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, तो ध्यान रखेंगे, ये वाला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है।
यहाँ हम देखें तो कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था, जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर से किया था, गया जिले में आता है ये। तो देख लेते हैं यहाँ पे मेरठ से और झांसी, ग्वालियर, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, भोजपुर जिले जो है वर्तमान में भोजपुर जिला है, वो जगदीशपुर से संबंधित था। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया। उल्लेखनीय है कि महान विद्रोह में मेरठ के सैनिकों द्वारा यह स्टार्ट हुआ था। अगर आप देखें तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह था वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था, मंगल पांडे के नेतृत्व में। मंगल पांडे ने कारतूस को मतलब यूज़ करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें गाय की चर्बी से उसको बनाया गया था, तो इसीलिए वो मना कर देता है और यहीं से वो विद्रोह शुरू होता है, मेरठ से विद्रोह शुरू होता है। और झांसी में कौन कर रहे थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो नेतृत्व कर रही थी। चलते हैं आगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए। अभी अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा है स्टार्टिंग में, अगर आप क्लास में सो नहीं रहे होंगे तो आपको याद होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन थे यहाँ पे, जयप्रकाश नारायण। हमने स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन देखा था। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 222 ईस्वी में आयोजित किया गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। सिंपल से ये पूछा जा रहा है 2022 में कहाँ अधिवेशन हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे हम देखें चित्तरंजन दास जो थे वो अध्यक्ष थे। इसमें 2022 में जो कांग्रेस की अध्यक्षता हुई थी, अधिवेशन हुआ था, ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन था, गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता के में यह संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन में सरकार द्वारा बनाई गई परिषदों का बहिष्कार अथवा परिषदों में प्रतिभाग करने का विमर्श किया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के विधानमंडल में प्रवेश कर राजनीतिक लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। इसी कारण उन्हें परिवर्तनवादी कहा गया है। इसी मुद्दे पर दिसंबर 1922 में गया कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू व सीआर दास ने त्यागपत्र दे दिया था और जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जाता है कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने किया था 1923 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं आगे। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। बिहार छात्र सम्मेलन की बात की जा रही है, कहाँ हुआ था, हजारीबाग, पटना, आरा या छपरा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हजारीबाग। हजारीबाग में बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की थी और 1928 में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में हुआ। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। बिहार के चिरांद की क्या प्राचीनतम संस्कृति है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, नवपाषाणिक संस्कृति। नवपाषाणिक संस्कृति यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिरांद सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। चिरांद के नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ से हड्डियों के औजार पाए गए हैं। ठीक है, हड्डियों के औजार यहाँ पे पाए गए हैं। बाबा ठाकुर ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, राम कृष्ण मिशन सोसाइटी, सेवा समिति, सोशल सर्विस लीग। तो यहाँ पे पटना में इन्होंने कौन सी किस
कौन सी की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन परमहंस जो थे वो गुरु थे किसके? स्वामी विवेकानंद के। इतना आपको ध्यान होगा। 1906-07 में बिहार के पटना में बाबा ठाकुर ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की थी। इस मिशन ने गरीबों की मदद करने, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए काम किया था। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? छुआछूत। ध्यान रखेंगे। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो भू राजस्व, नकदी फसल, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति और भू अनुदान। तो यहाँ पे आप देख लेंगे नकदी फसल। यहाँ पे नकदी फसल से बहुत परेशान थे। नील की खेती जो थी, नकद फसल करना पड़ता था 1 बीघा ज़मीन पर। और फिर यहाँ पे क्या होता था कि नील की खेती होने से वो ज़मीन पूरी तरह से जर्जर हो जाती थी, उपजाऊ नहीं रहती थी। तो इस तरह की समस्याओं से जूझ रही थी वहाँ के किसान। ठीक है। चंपारण किसान आंदोलन देश की आज़ादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया था। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों के खेती के करने के लिए बाध्य हो गए थे। वहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। महात्मा गांधी ने, आप डेट याद रखेंगे, अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने वहां पहुंचे थे। गांधी जी ने तिनकठिया पद्धति के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। तो तिनकठिया पद्धति किससे संबंधित है? तो नील खेती से संबंधित है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तिनकठिया पद्धति इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि 3/20 यानी आपको उसमें बोना पड़ता था, नील की खेती करनी पड़ती थी, इसलिए उसे तिनकठिया पद्धति कहते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो देख लेते हैं। 22 अप्रैल 1858, 23 अप्रैल, 20 अप्रैल या 25 अप्रैल। तो यहाँ पे 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह यहाँ पे प्रविष्ट हुए। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। ये कहाँ से इन्होंने नेतृत्व संभाला था? तो जगदीशपुर से ही संभाला था। वे 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर से आंदोलन में शामिल हुए। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को उन्होंने बुरी तरह खदेड़ दिया। उस दिन बुरी तरह घायल होने पर भी इस बहादुर ने जगदीशपुर किले से अंग्रेजों का यूनियन जैक नाम का झंडा उतार कर ही दम लिया। वहां से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को उन्होंने वीर गति प्राप्त की। उनकी मृत्यु हो गई 1858 में। चलते हैं आगे। तो बिहार की स्थापना कब हुई? यहाँ पे ये क्वेश्चन सबको पता है, 1912 ईस्वी में। ठीक है। बंगाल से बिहार व उड़ीसा के क्षेत्र को अलग कर बिहार की स्थापना 1912 ईस्वी में हो गई। अगर उड़ीसा से बात की जाए तो 1936 था, हमने देखा था। और 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ था बिहार से। तो यहाँ देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग अलग स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था। ठीक है। और बंगाल से अलग हुआ था कब? 1912 में। तो इस तरह से बिहार एक अलग राज्य बन गया था। और यही हम स्थापना दिवस के रूप में कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च 1912 ईस्वी हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं आगे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? बिहार में पूछा जा रहा है। बिहार में तो यहाँ देख लेते हैं। बिहार में पहला अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना में रखा गया था पहला अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में हुआ था। आगे चलकर बिहार के गया में 1922 ईस्वी में CR दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और इसी अधिवेशन के बाद CR दास और मोतीदास नेहरू ने स्वराज दल का गठन किया था 1923 ईस्वी में। इस चीज़ को हमने आगे देखा था। बिहार के तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए कितना भूमि का भाग अमानत रखा जाता था? तो हमने इसको देखा था। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा C।
3/20, ठीक है। 3/20 जो होता था भूमि, वो नील की खेती के लिए रिजर्व होता था। आगे चलते हैं, ये हमने देख लिया है। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? देख लेते हैं यहाँ पे कौन थे। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी, राजकुमार शुक्ल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा राजकुमार शुक्ल। हमने अभी अभी देखा इंडिगो यहाँ पे किससे है, नील की खेती से ही संबंधित है इंडिगो, ठीक है। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पर हमने बात कर ली है। वैसे गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 में यह सत्याग्रह हुआ था। ये डेट आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह गांधी जी का प्रथम आंदोलन था। पहली बार इन्होंने यहाँ पे सत्याग्रह नाम का प्रयोग किया था, ठीक है। चंपारण आंदोलन मुख्य रूप से किसानों की दुर्दशा को दूर करने के लिए किया गया था। महात्मा गांधी किसानों की समस्या दूर करने 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण पहुंचे थे। चंपारण में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए। राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरसिंह पारिक और जेवी कृपलानी इनके साथ वहाँ पे मौजूद थे। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की एकजुटता को देखते हुए सरकार ने जुलाई 1917 में यह आयोग बनाया कि आयोग की सलाह पर सरकार ने तिनकठिया पद्धति को समाप्त करने की घोषणा करते हुए किसानों से अवैध से वसूले गए धन का 25% भाग वापस कर दिया था। ये भी ध्यान में रखेंगे। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? सहजानंद किससे संबंधित है? जनजातीय आंदोलन, मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन या जाति आंदोलन? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा किसान आंदोलन। किसान आंदोलन से संबंधित थे सहजानंद। स्वामी सहजानंद बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी इन्होंने। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सहजानंद ने की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के अध्यक्ष भी बने थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। उनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों की मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, किसान प्राण किसे कहा जाता है? तो स्वामी सहजानंद को कहा जाता है। स्वामी सहजानंद 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से जुड़े थे। यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किसने किया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका हम देख लेते हैं। इसमें कुंवर सिंह ने किया था। कहाँ से किया था? जगदीशपुर से, ठीक है। और अगर हम नाना साहब की बात करें तो कानपुर से किया था। तात्या टोपे ने कहाँ से किया था? ग्वालियर से किया था। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ग्वालियर से किया था। और मौलवी अहमदुल्ला इन्होंने कहाँ से किया था? अभी वर्तमान अयोध्या फैजाबाद से, ठीक है, फैजाबाद से इन्होंने किया था। फिर से देख लीजिए, नाना साहब कानपुर, तात्या टोपे ग्वालियर, कुंवर सिंह जगदीशपुर और मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो फैजाबाद से इन्होंने विद्रोह नेतृत्व किया था। देखिए यहाँ पे बिहार में 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह ने भाग लिया था। इनका जन्म 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। कुंवर सिंह राजपूतों की उज्जैन शाखा से थे। इन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में 1857 के विद्रोह में भाग लिया और बिहार का सिंह इन्हें कहा जाता है। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? 1632 की बात की जा रही है। बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डच ने, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे बिहार के पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। चलते हैं आगे। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं।
पाटलिपुत्र महाजनपद की प्रथम राजधानी कौन सी बनी? ठीक है, वैशाली, चंपा या अंग? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पाटलिपुत्र भी था और राजगृह भी था। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन हमारा यहाँ पे पाटलिपुत्र, देखिए ये राजधानी बना था मगर दूसरी बार बना था। पहली बार कौन बना था? राजगृह बना था। तो यहाँ पे हमारा ई ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ठीक है, पाटलिपुत्र बना था मगर दूसरी बार बना था। देख लेते हैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगृह। ठीक है, राजगृह या ग्रीवज भी कहते हैं। पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी उदयन ने बनाया था। ज्ञात हो कि मगध साम्राज्य का शासन करने वाला प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था। जरासंध ने ही अपनी पहली राजधानी राजगृह को बनाया था। इसके बाद अगर हम देखें, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। प्राचीन महाजनपदों की संख्या बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 16 थी। 16 जनपद हमने कई बार पढ़ा है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे, कौन थे? प्रस्तर अभिलेख के बारे में पूछा जा रहा है। प्रस्तर अभिलेख में किसके बारे में मतलब बात की गई है? राजनीति व्यवस्था, धर्म, प्रशासन या अर्थव्यवस्था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रशासन। ठीक है, आगे चलते हैं। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई। इस संघ की स्थापना मनिंद्र नारायण राय ने की थी। इसमें फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, ब्रजनंदन प्रसाद आदि शामिल थे। कृष्ण वल्लभ सहाय भारत के स्वतंत्रता के बाद बिहार के राजस्व मंत्री बने और इसके पश्चात एकीकृत बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री बने। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिहार के किसानों में किस आंदोलन ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, टीआरई 1 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, जिसमें एनसीईआरटी में इसकी बात की गई है। ठीक है, तो सब ने अलग अलग तरीके से जो है सभी ने अवज्ञा आंदोलन किया था। सभी ने अवज्ञा आंदोलन, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया क्वेश्चन है पीआरटी में। ठीक है, देख लेंगे इसको। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में? तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन में। जब गांधी जी ने इसका अनाउंसमेंट किया था तो सब लोग अपने अपने तरीके से अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। अवज्ञा आंदोलन सविनय मतलब क्या हो गया कि शांति से मना कर देना कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे या हम आपका काम नहीं करेंगे। तो इसमें चौकीदारी कर देना होता था, तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, वो कर देने से मना कर दिया था। बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। इसमें चंपारण जिला सबसे आगे था। 5 थाने सुजौली, गोविंदगंज, ढाका, जोगापट्टी और मझोलिया इसके प्रभावित थे। शाहाबाद के चौगाइन यूनियन के सरपंच, एक दफदार तथा 6 चौकीदार ने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने सवज्ञा आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी। किसान क्या करे किसने लिखी? अब यहाँ पे देखिए बताना है आपको, यहाँ पे रचना के बारे में बात पूछी जा रही है कि किसान क्या करे यह किसने लिखी है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, यह आप जानते हैं कि ये किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इन्होंने अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ध्यान रखेंगे इसको। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के उग्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे भारत में किसान आंदोलन के जनक थे।
ध्यान रखेंगे। इनका जन्म 1889 में गाजीपुर जिला में और मृत्यु 1950 में पटना में हुआ था। इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की। इनके द्वारा लिखित पुस्तक की बात कर लीजिए तो कर्मकलाप, गीता हृदय, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करे, झारखंड के किसान, मेरा जीवन संघर्ष महत्वपूर्ण है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछे गए थे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पे देख लेते हैं, R.N. मधोलकर। R.N. मुधोलकर ने कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता R.N. मधोलकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन बांकीपुर पटना में हुआ था। आगे देखते हैं। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हमने इसको इससे पहले भी किया था। C.R. दास यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, C.R. दास। ठीक है, गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में, C.R. दास। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, देखिए कांग्रेस अधिवेशन से आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, फिर से वही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब आपको रट गया होगा अच्छे से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1916 में लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पे राम कुमार शुक्ला हो जाएंगे, जिन्होंने गांधी जी को बुलाया भी था लखनऊ अधिवेशन से, है ना, आमंत्रण वहाँ पे उन्होंने दिया था। आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संतति के अध्यक्ष कौन थे? अभी आपने पूरे समिति को देखा है। अच्छा, ये जैन समिति है, ठीक है, जैन संगीति है, इसको भी ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। जैन संगीति के प्रथम अध्यक्ष स्थूलभद्र हो जाएंगे। 12 अंगों का संकलन किया था और भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। इसी सभा में जैन सभा का विभाजन श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में हो गया था। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। ध्यान रखेंगे। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से में हस्तांतरित कर ली थी? तो हमने जब आगे पढ़ा था, राजगृह पहला था मगध का, है ना। तो दूसरा कौन था? हर्यक वंश का राजा हमने पढ़ा था उदयन। उदयन जो थे इन्होंने पाटलिपुत्र में हस्तांतरण कर लिया था। चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन तो अब आपको रट गया है अच्छे से कि बिहार में 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किसने किया है। देखिए हर बार अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कुंवर सिंह ने किया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान कृषकों का नेतृत्व किया था। असहयोग, यदि आपसे यहाँ पे आंदोलन पूछ लिया जाता है कि किस आंदोलन से जुड़े हुए कौन थे, तो असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे विद्यानंद। इन्होंने बिहार के कृषकों के जमींदार के खिलाफ आंदोलन किया था। 1920 ईस्वी में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली। दिसंबर 1930 में नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में से अंतिम रूप से पारित किया गया था। इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र देव। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। आधुनिक बिहार के निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। क्यों? क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता इसलिए माना जाता है क्योंकि बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सबसे पहले आता है। वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी रहे थे। ध्यान रखेंगे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो इसे हमने आगे देखा था, कौन हो जाएंगे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था।
बिहार प्रांतीय सभा के प्रथम सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। सचिव की बात की जाए अगर, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। और इसमें क्या उद्देश्य था? तो जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना, भू राजस्व कम करना और ऋण को संस्थागत बनाना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। 1932 ईस्वी में 1932 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अभी हमने इसको देखा था, थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि पटना में किस कंपनी का आगमन हुआ था 1932 में। तो इस तरह से यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में पटना में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की, जो अब पटना कलेक्टर के रूप में जाना जाता है, कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुलिकट को डचों ने अपना मुख्यालय बनाया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। पुलिकट को डचों ने अपना मुख्यालय बनाया था। भ्रष्टाचार और दिवालियेपन के कारण यह कंपनी असफल हो गई। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? देख लेते हैं। श्री कृष्ण सिंह ने। किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। और ये प्रथम हमारे बिहार के पहले सीएम भी कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, ध्यान रखेंगे। देखिए सीआर दास 1923 में सीआर दास एवं मोतीलाल के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। और यहाँ पूछा जा रहा है आपका स्वराज दल का गठन बिहार में किसने किया था? 26 जनवरी 1923 में पटना में भी स्वराज दल की स्थापना हुई। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद और सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी को नियुक्त किया गया था। श्री कृष्ण के नेतृत्व में 1923 ईस्वी में स्वराज दल की शाखा का पटना में गठन किया गया। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पूछा जा रहा है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन अभी अभी हमने देखा है कुछ देर पहले, फूलन प्रसाद वर्मा। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, फूलन प्रसाद वर्मा ने बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था। देख लीजिए 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जयशंकर प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर किया था। इस पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियंत्रित हो तथा राजाओं और जमींदारों का उन्मूलन बिना मुआवजे का किया जाए। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? इस चीज को देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। बिहार को 1973 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के लिए इसे याद किया गया। 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाया गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबको पता अभी तक समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के कारण इसे हम याद करते हैं। उड़ीसा में क्या था? 1936 और 1912 बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। चलते हैं आगे। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये भी आपका बीपीएससी तैयारी 1 में, तैयारी 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, महादेव लाल सराफ हो जाएंगे, कुमार मिश्रा या सत्यनारायण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी महादेव लाल सराफ यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन आपको अभी ही मिल गए हैं एग्जाम में आए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे महादेव लाल सराफ राइट ऑप्शन हो जाएगा। भागलपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। भागलपुर के महादेव लाल महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं। इन्होंने वर्ष 1930 में भागलपुर में नमक सत्याग्रह का संचालन किया था। ये गांधी जी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। तो कैसा लगा आपको आज का क्वेश्चन? प्रैक्टिस करके मज़ा आया कि नहीं, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा आपको। और पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक वीडियो आपको पहुंचा दीजिए सब तक जो भी यहाँ पे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी हम इसी को पूरा कंप्लीट करेंगे। चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।